ये बजट ऐसे समय में पेश किया गया जब पूरी दुनिया में काफी उथल पुथल था। उस उथल पुथल के बावजूद भारत की इकोनॉमी सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी रही। अब इस ग्रोथ मोमेंटम को कैसे बरकरार रखा जाए और जो बार बार ये कहा कि घरेलू इंडस्ट्री को ताकत देनी है, उस लिहाज से इस बजट को देखा जा रहा था। कई सारी उम्मीदें थी। इन उम्मीदों पर बजट कैसे खड़ा उतरा, इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे साथ हैं बजट बनाने वाली टीम की मुखिया अनुराधा ठाकुर मैम, जो कि सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स हैं, और साथ ही साथ बैंकिंग सेक्टर जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से काफी जुड़ा हुआ है, उसके सेक्रेटरी, जिनको डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्रेटरी कहते हैं, नागराजू साहब। सर, आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज में। धन्यवाद। शुरुआत मैम मैं आपसे करना चाहूंगा कि ये आपका पहला बजट था और हम लोग इसलिए एक्साइटेड थे कि पहली बार लेडी सेक्रेटरी हैं, तो कुछ वैसा सुनने को मिलेगा। तो कैसा अनुभव रहा आपका बजट का? बजट बनाने का अनुभव जैसे मैं सोच रही थी, इंटेंस रहा, बड़ा मीनिंगफुल रहा। और ऐसा लगा, और बहुत ही टीम वर्क इसमें चाहिए, पूरे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ और सरकार के कई अन्य विभागों के साथ। तो मैं समझती हूँ कि मेरे करियर का एक सबसे मीनिंगफुल, अगर मैं कहूँ तो वन ऑफ द मोस्ट मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशंस दैट आई फेल्ट वन कुड मेक। सबसे बड़ा चैलेंज रहता होगा आपके समकक्ष के जो बैच के ऑफिसर हैं, उनकी डिमांड को एडजस्ट करना, रिजेक्ट करना, ये बड़ा टेंशन रहता होगा। ये ज्यादा काम मेरे कोलीग एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी करते हैं, तो मैं उससे थोड़ा बहुत बच जाती हूँ। चलिए, दूसरे पर डाला जा सकता है। एनीवे, ये बजट इंटरेस्टिंग इस मायने में भी था, और जिस माहौल में बजट पेश किया गया था अपने आप में बिल्कुल अलग माहौल था। जो अंतर्राष्ट्रीय हालात थे, प्रेशर काफी ज्यादा था कि हमें घरेलू फ्रंट पे काफी मोमेंटम को बना के रखना है। तो इस तरफ मैंने देखा कि बजट भाषण के शुरू में ही आमतौर पे एग्रीकल्चर, ग्रामीण, किसान, इस तरह की बातें हो रही होती हैं, लेकिन इस बार पहली बार मैंने देखा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर काफी ज्यादा जोर था, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हो, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग हो। तो क्या माना जाए कि अब इसको हम लोग एक बैकबोन मान के चल रहे हैं, इकोनॉमी का इसी पे आगे बढ़ना है? तो जैसा आपने देखा होगा इस बजट में, आपने सही नोट किया कि अभी का जो माहौल है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी का माहौल है, और हमने मैन्युफैक्चरिंग की जो हमारी कहानी हुई, ये 2014-15 से ही शुरू हो गई, मेक इन इंडिया से, और हम कंसिस्टेंटली और कंटिन्यूअसली इसको बढ़ाते ही जा रहे हैं। तो ये उसी श्रृंखला में एक स्ट्रांग कदम आगे रखने का एक बजट माना जाए। और इसलिए जैसे आपने देखा कि स्ट्रेटेजिक और फ्रंटियर सेक्टर्स को बड़े केयरफुली सिलेक्ट किया गया है, जिसमें हमें ताकत की जरूरत है, जिसमें हमारी क्षमता है और जिसको हम बढ़ा सकते हैं, जिससे हमारी स्ट्रेटेजिक रेजिलियंस बढ़े और हमारा ग्रोथ, जैसे आपने कहा, बरकरार ही ना रहे, बढ़ भी सके। तो मैन्युफैक्चरिंग इज अ कोर सेक्टर विच वी विल कीप ऑन रिलाइंग ऑन। साथ में जो आपने देखा होगा कि जो दूसरा कर्तव्य ने जो मैम ने अनाउंस किया आज सुबह, वो है कि हम उतनी ही अहमियत इस बजट में हम सर्विसेज सेक्टर को भी दे रहे हैं। दोनों एक साथ चलेंगे और चलते भी हैं, पर इस बार फर्क सिर्फ इतना है कि हम कॉन्शियसली सर्विसेज सेक्टर को एक अहमियत दे करके उसके साथ उसको बढ़ावा देना चाह रहे हैं। दो वजह से, एक कि सर्विसेज सेक्टर जीडीपी ग्रोथ में ज्यादा, मैं आसानी तो नहीं कहूंगी, ज्यादा त्वरित रूप से कंट्रीब्यूट कर सकता है, और साथ में वो एम्प्लॉयमेंट भी दे सकता है। जो हमारी इतनी जनता है और सर्विसेज सेक्टर में हम हमेशा से ही सक्षम रहे हैं, उसको बढ़ाया जाए। नए नए क्षेत्र चुने गए हैं और उसको बढ़ाने का भी काम हमने इस बजट में किया है। क्योंकि खासतौर से जब ये कहा जाता है भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जिनके पास सबसे ज्यादा यंग पॉपुलेशन है, वैसे में सर्विस सेक्टर एक होता है जहां पे यंग पॉपुलेशन को आप इमीडिएट जॉब दे सकते हैं, जिस तरह की स्किलिंग है उस तरह की जॉब दे सकते हैं। इसमें मैं और आगे चलकर आऊंगा, लेकिन नागराज साहब, आपसे बैंकिंग सेक्टर बजट में बड़ा इस पर फोकस रहा, बैंकिंग सेक्टर को लेकर के। मैम ने अब नेक्स्ट लेवल ऑफ रिफॉर्म की बात कर दी, उस रिफॉर्म पे आगे जाऊंगा, लेकिन मुझे समझाइए कि विकसित भारत से इसको कैसे जोड़ा जा रहा है? ये कमेटी वो रोड मैप चॉकआउट करेगा। विकसित भारत तो इंग्लिश हिंदी मिक्स करके बोल सकते हैं, हमें हमारे ऑडियंस को पता है वर्किंग। विकसित भारत गोल्स है डेवलप्ड कंट्री होना। डेवलप्ड कंट्री होने के लिए कितना क्रेडिट चाहिए, क्या बैंकिंग व्यवस्था चाहिए, उसका क्या कैपिटल चाहिए, ये सब देखने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाएगा। और ये कमेटी रिकमेंड करे, वो रिकमेंडेशन देंगे, गवर्नमेंट सोचेगा और उसको करके वो करेगा। इसलिए के हम लोग ऐसे 30 ट्रिलियन के लिए लगभग 36-37 ट्रिलियन क्रेडिट चाहिए, क्रेडिट ग्रोथ चाहिए, बैंकिंग क्रेडिट चाहिए, तब 2047 में 2047 में 2047 तक। हाँ,
27-47 में। अच्छा, रास्ता बीच में बहुत है, लेकिन उसके लिए बहुत कैपिटल चाहिए। ये कैपिटल कहाँ से आएगा? एक है डोमेस्टिकली ओनर्स है, बैंक का ओनर्स है, बैंक का ओनर्स तो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट पैसा रहने देगा क्योंकि उनका प्रायोरिटीज बहुत है। अच्छा, और एक है उनका अभी शेयर्स है, उसको मार्केट में बेचना है, वो आएगा, वो कम है। और एक है एफडीआई बाहर से लेके आना है। सो तीनों रास्ता में वो रास्ता अच्छा होगा, वो मोर वैल्यूबल होगा, वो चुनेंगे। ये कमेटी ये विषय पर चर्चा करके देखेंगे। तो कमेटी का मेन फोकस रहेगा 2024-7 तक जो विकसित भारत का लक्ष्य, उसके हिसाब से कैसे क्रेडिट ग्रोथ को बढ़ाया जाए और फंड कैसे बैंक ज्यादा से ज्यादा रेज कर सके। अपने फंड रेज करने के दो इंपॉर्टेंट पिलर बताए, एक शेयर बेच करके, तो क्या गवर्नमेंट यहाँ पे अपने स्टेक को ऑफलोड भी करना चाहेगी आगे चल करके? हम लोग अभी वो एक सेबी नाम होता है, सेबी मिनिमम शेयर होल्डिंग 75%। अभी वो नीचे सब लोग, हम लोग बैंक, 2 बैंक बिना, बाकी सब लोग नीचे है। लेकिन हम लोग का क्रेडिट रिक्वायरमेंट के लिए हम लोग को कैपिटल चाहिए। लास्ट 2 इयर्स हम लोग हर साल हम लोग QIP में जा रहा हूँ मार्केट में। लास्ट ईयर वी थिंक वी रेज अबाउट ऑलमोस्ट 45,000 crores। दिस ईयर ऑल्सो वी आर रेजिंग अबाउट 45,000। वो मैक्सिमम यही कर सकता है एक साल में, 45,000। लेकिन ऐसे सोली करने से हम लोग 50-51 तक हम आ जाएंगे। लेकिन उसके बाद भी ये देखने के लिए क्रेडिट कैसे बढ़ाएंगे वो कमेटी देखेगा। कोई स्ट्रेटेजिक सेल वगैरह विचार करेंगे आगे चल के? अभी स्पेकुलेशन का जरूरत नहीं है, वो कमेटी देखेगा। क्योंकि जब ज्यादा फंड रेज करना होता है तो बैंक का बेस बड़ा होना जरूरी होता है, तो इसके लिए जरूरी है कि बैंक बड़े हों। करेक्ट। तो शुरू में एक कॉन्सेप्ट था कि 4 से 5 बड़े बैंक होंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। उसके एक स्टेज में बैंकों का मर्जर हुआ भी, उसके बाद रुक सा गया। हो सकता है कई लोग कहें कि इंटरनल बैंकों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं रहा हो, या फिर नाराजगी रही हो, या फिर पॉलिटिकल रिस्क रहा हो। तो अब एक बार फिर से मान के चलूं कि नेक्स्ट राउंड ऑफ बैंक मर्जर देखने को मिलेगा। हम लोग का गवर्नमेंट का पास 11 बैंक है। अच्छा, उसमें बड़ा बैंक तो एक है SBI, और बाकी सेकंड रंग में है पंजाब, UBI और बड़ौदा, तीनों है। और उसके बाद थोड़ा सा नीचे है बाकी बैंक है। लेकिन वो अपना अपना काम कर रहा है। लेकिन अभी सोच नहीं है उनका, मर्जर का कोई सोच नहीं है। एक सवाल जो आपसे भी लेना देना, मैम से भी लेना देना, वो है बैंक में एफडीआई की लिमिट को बढ़ाना। चर्चा चलती रही है, लेकिन डिसीजन नहीं हुआ, ना तो बैंक में कोई अनाउंसमेंट हुआ। आपकी तरफ से कोई रिकमेंडेशन गया बैंक के डिपार्टमेंट? नहीं, ये है द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ऑलरेडी वी हैव अप टू 75%, राइट। वो हम लोग चल रहा है। अभी 2 एक्वायर हुआ, दोनों प्राइवेट बाहर से एक्वायर हुआ। सो पब्लिक सेक्टर में रिस्ट्रिक्शन है। हम लोग अप टू 49% तक देने के लिए अभी सरकार सोच रहा है। ये सोच फाइनलाइज होने के बाद अनाउंसमेंट करेगा, डिसीजन ये जो है। हम लोग भी, सरकार भी सेंसिटिव है, वो कैपिटल चाहिए बैंकों को, और उनका अपना ट्रेजरी से पैसा नहीं दे सकता है, लेकिन उनका शेयर मार्केट में देके पैसा ले सकते हैं। एफडीआई आएगा तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा बढ़ता है, ट्रांसपेरेंसी होती है। मैम, ये 49%, मुझे ये थोड़ा समझाइए कि डिफेंस जैसा सेंसिटिव सेक्टर जहां पे 74% तक जा गए, कई मायनों में 100% तक चले गए, लेकिन बैंकिंग सेक्टर में जो काफी रोबस्ट हो चुका है, मैच्योर हो चुका है, वहां पे हम लोग इतना फूंक फूंक के कदम क्यों रख रहे हैं? फूंक के कदम रखना तो शायद मैं नहीं कहूंगी। मैं ये कहना चाहूंगी कि बैंकिंग सेक्टर एक बहुत ही क्रूशियल और क्रिटिकल सेक्टर है हमारे अर्थव्यवस्था के लिए, जो कि हमें मुश्किल से मुश्किल टाइम में इट हैज हेल्ड अस इन गुड स्टेट। तो जो भी इसमें निर्णय लिए जाते हैं, काफी सोच विचार और कंसिडरेशन के बाद, जैसे नागराजू जी ने कहा है, यह प्रस्ताव सरकार के सामने है और DFS इसको एग्जामिन कर रहा है। बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ भी आई एम अज्यूमिंग विचार हो रहा होगा, और एक जब इसमें एक समन्वय बन जाएगा, एक कंक्लूडिंग एक व्यू बन जाएगा, उसके बाद सरकार के सामने रखा जाएगा। सरकार उसके बाद उस प्रस्ताव को, एक ठोस प्रस्ताव जब बन जाएगा तब उसको कंसिडर। 49% ऑटोमेटिक रूट रहेगा कि अप्रूवल रूट रहेगा?
जब होगा तब देखा जाएगा। जी हाँ। जब होगा आप नहीं इनको जवाब दे दिया। हाँ, ये मैंने जो आप नहीं जवाब बोलती तो कुछ एक न्यूज वो बताते जवाब मुझे। अच्छा है ये, वो जो होगा वो होगा। ठीक है, लेकिन तब तक अब जो लक्ष्मण वेट करना है। आप जो बताने वाले तो बता दीजिए। बता दे यही है। यही है नामी वर्ड से। तो इसके लिए क्या कोई हमें एक्ट अमेंडमेंट करने की जरूरत पड़ेगी? हाँ ना जरूर, एक जरूरत है। हाँ, एक्ट अमेंडमेंट करने की जरूरत पड़ेगी। चूंकि एफडीआई की बात चली मैम, तो एफडीआई लाना एक बड़ा चैलेंज रहा है। कई सेक्टरों को हमने एफडीआई लिबरलाइज भी किया। आपको लगता है कि और भी कहीं पोटेंशियल है जहां पे एफडीआई लिबरलाइज करने की जरूरत है? सो एफडीआई लिबरलाइज करना एक चीज होती है, और काफी जैसे आपने खुद ही कहा कई वर्षों से यह एक सोच रही है सरकार के सामने, और एक एक करके सेक्टर्स को एग्जामिन किया है, केयरफुली एग्जामिन किया गया है और खोला गया है धीरे धीरे, इंक्लूडिंग इंश्योरेंस। सो एफडीआई एक चीज है। दूसरा है कि जिसमें एफडीआई अलाउड है उसमें कितना एफडीआई हम ला पा रहे हैं, क्या हम उससे संतुष्ट हैं, क्या और करना चाह रहे हैं, उसका आंसर है रिफॉर्म, प्रोसेस रिफॉर्म, कोई एनवायरमेंटल रेगुलेशन का रिफॉर्म, जो कि एक्चुअली काफी तेजी से आजकल किया जा रहा है, ताकि हम और निवेश ला पाएं और इजी कर पाएं निवेशकों के लिए, और सेक्टर जितना भी खुला हुआ है उसमें बढ़ चढ़ के निवेश आए, जो आज की डेट में भी आ रहा है। एफडीआई की ज्यादा बात आजकल इसलिए हो रही है क्योंकि नेट एफडीआई कई बार न्यूट्रल हो जा रहा है, कई बार नीचे आ रहा है बिकॉज ऑफ ओडीआई। तो और ये बजट एक्चुअली अगर आप देखेंगे, जैसे आपने कहा कि फर्स्ट सेक्शन में ही मैन्युफैक्चरिंग की बात करता है, और मैन्युफैक्चरिंग में भी बड़े स्ट्रेटेजिक और फ्रंटियर सेक्टर्स चुन के, जैसे बायोफार्मा में जैसे मैम के स्पीच में भी था, बायोफार्मा की जो मेडिसिन हैं वो उसमें बहुत समय लगता है, बहुत धन लगता है, और ये ही वो मेडिसिन होगी जो आने वाले टाइम में मैक्सिमम यूज में होंगी, क्योंकि ये लाइफस्टाइल डिजीजेस के लिए है। तो वो सेक्टर को टच किया गया है, सरकार उसको पूरी तरह से देखना चाह रही है, सपोर्ट करना चाह रही है, ताकि हम उसमें लीडर बन सके। तो इस तरह के सेक्टर्स चुने गए हैं जिसमें जितना भी एफडीआई है, फॉरेन निवेशक भी आए, डोमेस्टिक निवेशक भी आए, और सरकार के साथ मिलकर के उस सेक्टर को आगे बढ़ाए। तो कोई नया सेक्टर जहां पे एफडीआई रूल रिलैक्स करने की जरूरत अभी नहीं है? हो या सकता under है consideration हो? हाँ, हो सकता है हो। कोई ये under मूलतः consideration है? डीपीआईआईटी का विषय है। एग्जैक्टली मेरे को अभी ध्यान में नहीं आ रहा है कौन सा सेक्टर है जिसमें करना है नहीं करना है, बट आई कैन से दैट इन सब चीजों पे आजकल रिफॉर्म एक्सप्रेस जो पीएम साहब ने एक नाम दिया है, उसके तहत इन सब मुद्दों पे बड़े गहनता से विचार हो रहा है। क्योंकि चर्चा एफडीआई की चले तो एक सवाल और पूछ लूं, क्योंकि चाइना से जो एफडीआई आ रहा है तो उस पर बीच में बॉर्डर टेंशन की वजह से कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट हो चुका था उन प्लांट में कुछ दिक्कतें आनी शुरू हुई, तो हुआ कि कुछ उसको रिलैक्स किया जाए, तो उस तरफ कोई विचार चल रहा है? अभी तक तो उस पे, जैसे मैंने कहा कि ये डीपीआईआईटी का विषय है और उस पे कुछ विचार शायद चल रहा होगा, पर अभी तक उसमें आगे आज की तिथि में अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। एक सवाल लेकर आ रहा हूँ आप। Let me just compliment her. See, there is no restriction FDI from anywhere. There is only a process that if anybody wants to invest, they have to register prior registration in the DPIIT and then security clearance. Then they can invest. So as such, there is no restrictions नहीं, there is जो no press ban as such. बैन है जो प्रेस नोट 3 है जो बॉर्डरिंग कंट्रीज में, they have to take prior approval. प्रायर अप्रूवल देंगे नहीं तो फिर आएगा कहां से, वो अलग बात है। ठीक है, उसका अलग अलग, उस पर मैं डिबेट में नहीं जाऊंगा, वो एक अलग इशू है। एक सवाल और लेकर आऊंगा आपके पास, लेकिन एक सवाल, चूंकि बैंक के बाद एनबीएफसी को लेकर मैम ने कहा कि उसको रिस्ट्रक्चर करने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो इसका मतलब क्या है? रिस्ट्रक्चर करने का मकसद क्या है? मतलब हम लोग के पास 7-8 एनबीएफसी है, वो सरकार ओन्ड एनबीएफसी। सरकार ओनरशिप एनबीएफसी। अगर एक मोर देन वन एनबीएफसी डूइंग द सेम काइंड ऑफ वर्क ओन्ड बाय द सेम डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री, सेम ओनर, then I think there is a need to review the why we need to have more than one for the same line of work. For example, madam, that's why madam today announced they will do rationalization on the REC and PFC. REC is owned by the PFC. Now they do both only in the electricity energy sector financing, they do both companies. So there's no point government owner and both financing the similar kind of projects. So I think perhaps if they are together,
they can actually deploy the capital much more efficiently and to a large number of more projects. That is actually good for the country also. Perhaps this is the one reason why they have announced rationalization of the NBFCs. So that's good for the country. वन लास्ट क्वेश्चन सर कि इंश्योरेंस सेक्टर को लेके इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल आया, एफडीआई रिलैक्स किया गया, उसके बाद इन्वेस्टमेंट और प्लस इन इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत पुराना एक अनाउंसमेंट है जो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है जनरल इंश्योरेंस के लिस्टिंग का. No, you see, among the general insurance, NICL we already listed. One company. The others we could not list because till last year, out of the remaining 3, 2 are making losses. Loss making, nobody. Now this year, all 4 companies are making profits. Now they are ready for listing. And they are candidates. Now we have to show the roadmap to the investors also. Otherwise, you will not invest in those companies. Why should you invest in the loss-making companies? They have to show profits for a couple of years. Then investors will be interested to take the shares. So we are doing that. Now I am also hopeful. Now you have taken out the point about insurance sector. 100% insurance FDI we have allowed now. And we have great enthusiasm and response from the global insurance players to come to India because everybody sees India as the potential market for insurance sector because both penetration and density are lower in India. हालांकि आपने जो बोला इन्वेस्टर्स क्यों आएंगे, बता दूं कि आप रहेंगे तो जरूर आएंगे. आपके अंदर कन्विंस करने का पावर बहुत ज्यादा है. आप रहेंगे तो आएंगे लोग, इन्वेस्टमेंट करने आएंगे. I wish I'm told that about my boss. मैम एक लास्ट क्वेश्चन चूंकि समय कम है कि जिस तरीके से एफपीआई एफआईज मार्केट से पैसा निकाले जा रहे हैं, रूपी डिप्रिशिएट होता जा रहा है, तो आप लोग के लिए कॉज ऑफ कंसर्न है ये? हाँ, मतलब ये कहना कि बिल्कुल हम लोग निश्चिंत हैं और कोई कॉज ऑफ कंसर्न नहीं है, तो ऐसा नहीं है. हम इसको वॉच कर रहे हैं और पर ये है कि हम उसको गहनता से एनालाइज भी करते हैं. तो जैसे एफपीआईज को हम लोग मानते हैं कि एफपीआईज का नेचर ऐसा है कि वो साइक्लिकल होते हैं. तो अभी का जो टाइम है या तो वैल्यूएशन की वजह से या अन्य कंट्रीज में जो इंटरेस्ट रेट का जो रेजीम है उसकी वजह से, एक्सटर्नल वॉलेटिलिटी की वजह से और जियोपॉलिटिक्स की वजह से एफपीआईज में जो एक रुझान दिखा जा रहा है कि वो यहाँ से निकाल के दूसरे क्षेत्रों में यहाँ से पैसा ले जा रहे हैं. बट हमारा मानना है कि वी आर अ मैक्रो इकोनॉमिकली वेरी रेजिलियंट एंड स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी. Flows will come back to the country. This is a cyclical industry, if I may say, and right now is the cycle in which there are outflows. I feel confident that things will change and people, the flows will come back after things settle down a little bit, or even with minor changes in the global situation. FPIs, like I said, just as they are cyclically taking out, they will cyclically start investing in India as well. हालांकि एक कारण ये बताया जा रहा है कि हमारे यहाँ कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन काफी ज्यादा है, इस वजह से निकाल रहे हैं. तो वो कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन बिकॉज ऑफ एसटीटी, बिकॉज ऑफ एलटीसीजी हो सकता है, पर उसी एसटीटी और एलटीसीजी में एफपीआई ने यहाँ पे इन्वेस्ट भी किया था और उन्होंने बहुत प्रॉफिट भी कमाया, जिसका वो भुगतान अब करके ले जा रहे हैं. लास्ट क्वेश्चन, रूपी. हाँ, रूपी का जो है वो वही जो मैंने कहा, वी आर वॉचिंग द रूपी, बट अगेन इट हैज इट्स बेनिफिट्स ऑल्सो. तो रूपी में बहुत ज्यादा इंटरवीन करना है, नहीं करना है, कितना करना है, वो निर्णय सेंट्रल बैंक लेती है. बट एक हद से ज्यादा, बहुत ज्यादा इंटरवेंशन भी रूपी को बोल्स्टर करने के लिए, वो कई बार देश के हित में, आर्थिक हित में है नहीं है, ये बड़ा एक सेंसिटिव और डेलिकेट डिसीजन मेकिंग होता है. तो अभी वी आर वॉचिंग द सिचुएशन इज वेयर आई विल स्टॉप. बहुत संक्षिप्त में, गोल्ड सिल्वर लोगों के लिए हर कोई वही जानना चाहती, इतने प्राइस वॉलेटिलिटी, इतना प्राइस राइज हो रहा है, गवर्नमेंट कुछ बोलती नहीं है, कुछ करती नहीं है. तो अगेन ये सब ये ऐसा है कि इन सब जो कमोडिटीज हैं या फिर जो एफपीआईज का जो बिहेवियर है, दिस इज सो मच डिटर्मिन्ड बाय ग्लोबल कमोडिटी एंड ग्लोबल सिचुएशन दैट गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज probably not even desirable, and neither we can do too much about it. But we carefully watch from an economic point of view and see what the industry needs and what can be done best. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, sir. हमारे समय निकालने के लिए थैंक यू सो मच.